वेलकम एवरीवन। जो कि हम लोग का यहाँ पे टारगेटेड एग्जाम है दैट इज जेकेपी सब इंस्पेक्टर। और आज जो हम लोग यहाँ पे जो टारगेटेड एग्जाम है जेकेपी सब इंस्पेक्टर, इसके लिए यहाँ पे आपके लिए आज बहुत ही यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट सेशन है दैट इज मॉक टेस्ट 1। और ये जो मॉक टेस्ट 1 होगा, जैसे कि आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है या जो एग्जाम पैटर्न है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ जेकेपी सब इंस्पेक्टर, दैट इज क्वेश्चन जो नंबर होंगे रीजनिंग के वो 20 होंगे। सो 20 क्वेश्चन और कितने होंगे 40 मार्क्स। तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पे टारगेट रहेगा हाउ टू अचीव 40 आउट ऑफ 40। और जो भी क्वेश्चंस आपका यहाँ पे डिज़ाइन होगा वो सभी क्वेश्चंस हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो कि आपका मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे जो मॉक टेस्ट सेशन आप चलेगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो हमारा यहाँ पे क्लासेस चल रहा था, जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे 10 क्लासेस चल रहा था, वो भी ऑलरेडी क्लासेस चलेगा। और साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट सेशन भी आज से स्टार्ट होने वाला है। और ये आपका पहला मॉक टेस्ट 1 है जो कि आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। सो इस वीडियोस में हम लोग जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जेकेपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और ये भी डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी अचीव 40 आउट ऑफ 40 इन रीजनिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन दैट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका ऑड वन आउट है, जो कि यहाँ पे बाकी सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और कोई एक ऑप्शन है इसमें जिसमें कि वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखें दैट इज बी ई वाई, तो बी और वाई में अगर हम देखें तो ये हम देख रहे हैं कि बी और वाई अगर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास आप यहाँ पे देखे होंगे जो कि बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया गया था एनालॉजी का, तो उसमें हम लोगों ने अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो बी का अपोजिट क्या होता है वाई, और आप कैसे याद रख सकते हैं बॉय से। फिर अगर हम देखें डी यू डब्ल्यू, तो डी का अपोजिट क्या होता है अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट, डी का डब्ल्यू डी से क्या होता है अपोजिट लेटर्स क्या होता है डब्ल्यू, दैट इज डी ई डब्ल्यू। ठीक है। फिर अगर हम जी और आर देखें जी क्यू आर, तो जी का अपोजिट क्या होता है टी, बट यहाँ पे क्या है आर है। तो यहाँ पे आपका अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है जी क्यू आर में। और वहीं हम एफ आई यू में देखें एफ आई यू, तो फिर हम देख रहे हैं एफ और यू में क्या हो रहा है, फिर से आपका अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। दैट इज जो अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट होता है ऑलरेडी हम लोगों ने एनालॉजी की क्लास में डिस्कशन किया था। अगर नहीं डिस्कशन किया है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जो भी कैंडिडेट्स अगर एनालॉजी का क्लासेस नहीं देखे तो वो जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी यहाँ पे सब जो टॉपिक है जितने भी हम लोगों ने टॉपिक कवर किया वो टॉपिक आपको यहाँ पे अरेंज कर दिया है जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। साथ ही साथ जो टॉपिक बच गया वो भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और ये आपका जो मॉक टेस्ट का सेशन है ये भी आपका मॉक टेस्ट का सेशन चलते रहेगा और ये सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था वो क्या हो रहा था, जैसे हम देख रहे हैं बी का अपोजिट क्या हो रहा है वाई, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एफ का अपोजिट यू। अब अगर हम ये मिडिल वाला लेटर्स देखें दैट इज ई क्या है आपका यहाँ पे वॉवेल है, यू भी आपका वॉवेल है, आई भी यहाँ पे वॉवेल है, बट जो क्यू है ये आपका वॉवेल नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो रहा है यूज़, क्या का कॉन्सेप्ट हो रहा है अपोजिट लेटर का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और वॉवेल का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स जो ऑड वन आउट है दैट इज ऑप्शन सी जी क्यू आर इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below in question followed by two statements 1 and 2, decide which of the statement is are sufficient to answer the questions। आपके पास यहाँ क्वेश्चन गिवन है और आपको यहाँ पे ये दिखाना है ऑप्शन में ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन से के बेसिस जो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ यूज्ड फॉर गुड, जो कोई यहाँ पे कोड होगा, या फिर आपका ऑप्शन 1 से यूज से ही हम लोग इसका कोड फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर 2 का यहाँ पे कोड की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर दोनों का 1 is sufficient while 2 is not sufficient, 2 alone is sufficient while 1 is not sufficient, या फिर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो गुड का स्टेटमेंट जो कोड होगा वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर दोनों के स्टेटमेंट के बेसिस पे भी हम गुड का कोड यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चंस में अगर इस दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे भी हम लोग गुड का अगर कोड फाइंड ना कर पाए तो दैट मीन्स फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगर हम इसे ए दे दें बी
सी डी, तो डी होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी सफिशिएंट से कोई एक भी स्टेटमेंट 1 और 2 जो यहाँ पे गिवन है, इसके बेसिस पे अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। अगर फिर ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है इसके बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो दैट मीन्स, और ऑप्शन 1 की हमें ज़रूरत ना पड़े स्टेटमेंट 1 की, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर उसी तरह अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ही सफिशियंट है और स्टेटमेंट 2 सफिशियंट नहीं है कोड का मतलब यहाँ पे गुड का कोड फाइंड आउट करने के लिए, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसका क्वेश्चंस का डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का क्या डायरेक्शन है, गिवन बिलो इज क्वेश्चंस फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स 1 एंड 2, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है। डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज यूज्ड फॉर गुड। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कोड है, दैट इज आई एम गुड का कोड क्या लिखा हुआ है, YANA, ठीक है। अभी स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं, फिर क्या, आई एम हंग्री, HUNGR, वही इसका कोड क्या हुआ है, SANAKE। तो ये स्टेटमेंट 1 हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पे अगर डिस्कस करें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोड किसका, गुड का। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आई एम और आई एम दोनों कॉमन है, तो दैट मीन्स दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे भी कोई दो वर्ड होगा कोड में जो दोनों कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या है, NA ऐसे कॉमन है और NA ऐसे कॉमन है, तो या तो आई का कोड ऐसे होगा या NA होगा, या एम का कोड ऐसे होगा या NA होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं कहा हो रहा है एम का कोड क्या होगा और आई का कोड क्या होगा। बट द थिंग इज दैट कि एक कोड यहाँ पे बच गया वाई ए और एक वर्ड यहाँ पे बचा हुआ गुड, तो दैट मीन्स यहाँ से हम कंफर्म कह सकते हैं कि गुड का कोड वाई ए होगा, क्योंकि वाई ए आपका आई एम हंगरी में भी कोड में कहीं पे मेंशन नहीं है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हंगरी का कोड जो होगा वो के ही होगा। इज दैट क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या कोड फाइंड आउट करना था गुड का, तो स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे हम कह सकते हैं जो डाटा प्रोवाइड है स्टेटमेंट 1 में उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इनफ है, ठीक है। फिर अगर हम स्टेटमेंट 2 पे भी देखें, अगर हम स्टेटमेंट 2 पे भी देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इरेज करते हैं। फिर हम स्टेटमेंट 2 पे भी देखें, सी इज गुड, क्या है, PIYASC, ठीक है। फिर क्या, यू आर गुड का क्या है, YASUTO। अब इसमें भी हमें गुड का ही कोड फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों लेटर्स में जो कि वहाँ पे वर्ड गिवन है गुड और गुड यहाँ पे कॉमन है, दैट मीन्स एक कोड होगा जो यहाँ पे आपका कॉमन होगा। तो यहाँ पे भी कॉमन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, जो वाई आपका दोनों में कॉमन है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट 2 भी आपका इनफ है। इनफ कहने का मतलब कि सिर्फ हम स्टेटमेंट 2 के बेसिस से भी गुड का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे भी हम गुड का कोड फाइंड आउट कर सकते हो। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट, या यहाँ पे ये रहता कि बोथ मतलब सफिशिएंट है, ठीक है। बोथ तो सफिशिएंट ऐसे रहता है, दैट मीन्स कि पहला जो स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट पे बेस्ड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आइदर का यूज़ किया गया, दैट मीन्स या तो आपका स्टेटमेंट 1 इनफ है या तो स्टेटमेंट 2 इनफ है, ठीक है। मतलब दोनों, कहने का मतलब ऑप्शन में आपका ये है कि दोनों के यूज से आप गुड का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गुड का कोड फाइंड आउट करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आपका कोड वाई आ रहा है, क्यों, क्योंकि सी इज गुड में यहाँ पे भी एक वर्ड आपका कॉमन है गुड, और दूसरा में भी एक वर्ड कॉमन है गुड, और यहाँ पे भी एक ही जो कोड है कॉमन है वाई है, और यहाँ पे भी कॉमन है वाई है। तो दैट मीन्स ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आपका डिस्कशन होगा, ये आपका जो टारगेटेड एग्जाम है JKPSI, इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो भी मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे रीजनिंग के बेसिस पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीजनिंग कंप्लीट कर ले, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो आपका साथ ही साथ यहाँ पे रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी चलेगा जो कि फ्री प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारा रीजनिंग का क्लासेस चल रहा था वो भी बैक टू बैक आपके लिए
वीडियोज़ आउट होते जाएगा जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो, और सभी कंटेंट आपके लिए यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो जो जो वीडियोज़ नहीं देखे और जो फर्स्ट टाइम वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर उन्हें बाकी सब चैप्टर, जैसे कि चैप्टर हम लोगों ने कुछ कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए और भी ऑन गोइंग है, वीडियोज़ अभी आते रहेंगे चैप्टर्स से भी रिलेटेड, टॉपिक से भी रिलेटेड, रीजनिंग के, तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ए बॉय रोड इज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड रन 1 किलोमीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रॉड 2 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले क्या कर रहा है, बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड्स में जा रहा है, तो एक रफ आइडिया ले लिया हम लोग नॉर्थवर्ड में। फिर क्या, देन टर्न लेफ्ट एंड रॉड 1 किलोमीटर, उसके बाद क्या कर रहा है, टर्न लेफ्ट ले रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है। तो अब देखो ये नॉर्थ में, तो राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ क्या है, रोड 1 किलोमीटर, अब लेफ्ट यहाँ पे 1 किलोमीटर ले रहा है। तो एक आइडिया ले लिए, एक रफ हम लोग ड्रॉ कर लिए, दैट इज़ ये आपका 1 किलोमीटर है। फिर इसके बाद अगेन टर्न लेफ्ट लिया, तो अब देखो ये अब क्या फेसिंग किधर किया हुआ है, फेसिंग वेस्ट किधर किया हुआ है, तो लेफ्ट आपका इधर आ जाएगा। अब कितना किया, 2 किलोमीटर, तो ये जो 2 किलोमीटर का लाइन होगा ये आपका 1 किलोमीटर की लाइन से ज़्यादा होगा थोड़ा सा। एक रफली हम लोग ये इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि आपका 1 किलोमीटर का, जितना भी हम लोग लाइन ड्रॉ किए 1 किलोमीटर का, सपोज करो कि ये लाइन ड्रॉ किए 1 किलोमीटर का, तो जो 2 किलोमीटर का लाइन होगा वो आपका इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों, कि अगर यहाँ पे आपसे डायरेक्शन पूछे लास्ट में, जैसे फर्स्ट का इस रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछेगा कि फाइनल डायरेक्शन किधर होगा, तो उसमें आप लोग इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते। तो आपका यहाँ पे हो गया 1 किलोमीटर और ये हो गया आपका 2 किलोमीटर। फिर क्या, ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। फिर वो क्या बोल रहा है, दैट फाइनली वो अपने आप को कहाँ पा रहा है, एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलो अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब क्वेश्चंस कैंडिडेट का ये डाउट रहता है कि हम लोग नॉर्थ किधर ये करेंगे और साउथ किधर करेंगे। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आपका जिस डायरेक्शन में फेस है, तो उस डायरेक्शन हो गया आपका नॉर्थ, उसके जस्ट अपोजिट हो गया साउथ। अब जब नॉर्थ इधर हुआ तो इसका वेस्ट वाला हो गया, लेफ्ट वाला हो गया वेस्ट, और राइट वाला हो गया ईस्ट। बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है। तो चलो फिर से इसे ड्रॉ करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ए बॉय रोड इज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्थवर्ड्स में आ गया, देन टर्न लेफ्ट एंड राइट 1 किलोमीटर, तो ये हो गया 1 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर। तो अब देखो, अब क्या फेसिंग किधर किया हुआ, वेस्ट के इधर, तो लेफ्ट इस ये इधर आएगा, राइट रहता तो इस साइड में आता। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर 2 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर हुआ, तो ये थोड़ा सा बड़ा कर देते 2 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है देखो, ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ से क्या किया, एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट किया। फाइनली वो क्या अपने आप को पा रहा है कि हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे, तो दैट मीन्स क्वेश्चंस में ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों का पॉइंट के बीच में 1 किलोमीटर है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड्स इनिशियली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस डायरेक्शंस का ये क्वेश्चन था आपका, डिस्टेंस डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस था। और जो देखो क्लासेस में ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे क्लासेस में किया था, एनालॉजी से रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग से, वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कॉन्सेप्ट, जो आपका कॉन्सेप्ट था अपोजिट लेटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और वॉवल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे देखो ये क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस में है देखो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें क्या डाटा सफिशिएंसी का यूज़ किया गया कि दोनों का आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखने होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर सीरीज है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, 394, 465, 536, 607, 678। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर को हम लोग एक बेसिक यहाँ पे अप्रोच लगाते हैं, क्योंकि जो आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, स्लाइटली इंक्रीजेस है। क्योंकि क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि जब आपका इंक्रीज डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है,
काफ़ी केसेस में से थे तो वहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता था। तो अगर हम यहाँ पे देखें 394 और 465 में कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना कह सकते हैं कि 71 इंक्रीज़ हो रहा है। फिर अगर हम 465 में 71 ऐड करें तो 536 आ रहा है। फिर 536 में 71 ऐड करें तो 6 + 1 1 7 7 3 10 5 1 4, तो ये भी आपका 71 है। तो दैट मीन्स सभी में आपका 71 ऐड हो रहा है। तो 6 7 8 में फिर हम लोग 71 ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू जो लॉजिक हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हो गया 749। काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, और ऑलरेडी ये नंबर सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं कि क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था यहाँ पे। एडिशन का कॉन्सेप्ट था और सिर्फ आपका सभी सीरीज़ में यहाँ पे 71 यहाँ पे ऐड होते जा रहा था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज के क्लासेस में जो हम लोग आपका प्रॉपर एग्जाम पैटर्न जो होने वाला है JKPSI का, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 20, जो कि आपके 40 मार्क्स के होंगे, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ आउट ऑफ 40। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिसिमिलर टर्म। यहाँ भी आपको फाइंड ऑड वन आउट करना है। तो पहला टर्म है यहाँ पे P49, तो सबसे पहले इसमें लॉजिक चेक करेंगे कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। फिर है Z64, फिर है K9। तो देखो जब भी आपका अल्फ़ाबेट और नंबर से रिलेटेड कॉम्बिनेशन रहे तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिख लो कि इसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है। P का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 16, T का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 20। ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड हम लोगों ने याद किया था, डिस्कशन भी किया था पिछले क्लासेस में। Z का कितना होता है, तो Z का होता है 26। फिर K का कितना होता है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, तो K का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है 11। अब हमें ये देखना है कि ये 49 का क्या कॉन्सेप्ट है P और 49 के बीच में, T और 4 के बीच में। तो अगर हम ये देखें 16 में का कोई मल्टीपल में 49 नहीं आता है, लेकिन अगर हम इस 16 को आपस में ऐड कर दे दैट इज़ 1 + 6, तो इक्वल टू क्या हो गया 7। और ये क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे इससे रिलेटेड। तो 1 + 6 क्या हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 49। ठीक है, फिर वैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा 20 का, तो 2 + 0 क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक वैसे ही 26 है, तो 2 + 6 क्या हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे आ गया आपका नंबर 64, यहाँ पे 4, यहाँ पे 49। अब के का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो 1 + 1 क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर अगर हम करें तो 4। तो बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे क्या आपका 9 है, तो दैट मीन्स ऑड वन आउट क्या हो गया डी, और यही हमारा हो गया आंसर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला था, फाइंड द डिसिमिलर टर्म दैट इज P49 T4 Z64 K9। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी K9। और लॉजिक हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि लॉजिक आपका क्या फॉलो हो रहा था कि सबसे पहले हम लोगों ने P का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिखा दैट इज 16। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा नंबर दैट इज 49। तो 16 के मल्टीपल में तो 49 आपका नहीं था, बट द थिंग इज दैट कि अगर 16 को हम लोगों ने आपस में ऐड कर दिया विद इन ए नंबर, तो 1 + 6 तो 7, तो 7 का स्क्वायर किया तो आ गया आपका 49। फिर ये सेम लॉजिक आपका T और 4 में भी फॉलो हो रहा है, Z और 64 में भी फॉलो हो रहा है, बट K और 9 में फॉलो नहीं हो रहा है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जंबल द गिवन jumble words in a meaningful order and then select the odd one out। आपके पास 4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना है कि बाकी 3 जो रहेंगे वो एक ग्रुप में होंगे, और एक जो ऑप्शन होगा वो आपका ग्रुप से बाहर होगा। सो वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि कौन आपका ऑड है। बेसिकली आपका क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो आपके पास, तो आप क्या करो कि अगर फर्स्ट वे में, या आप सिंपल कहते हो कि फर्स्ट अप्रोच में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है, अगर आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो फर्स्ट अप्रोच में अगर इस क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को स्किप करो, और फिर कब करोगे, जब आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद आप फिर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो भी वर्ड आपका रहता है गिवन, अगर आपको एक व्यू में यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या वर्ड पॉसिबिलिटी चांसेस है कि बन सकता है, तब तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को यहाँ पे कोड फाइंड आउट कर लोगे या इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लोगे कि इसका आंसर क्या है। अदरवाइज इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो फर्स्ट अप्रोच में अगर आपसे 2 मिनट लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या 1 मिनट,
इससे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट अप्रोच में बस मतलब आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपका ज़्यादा टाइम हो रहा है तो इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द स्किप कीजिए और फिर क्या कीजिए कि बाकी जो क्वेश्चन है, जो आपका रेस्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के बाद आप इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि टाइम आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन में वेस्ट हो रहा होता है, ये आपका टाइम काफ़ी बचता है। ठीक है, तो चलो अब इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये देखें कि आपका जो वर्ड गिवन है GLINESH, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं, आपका सेकेंड में क्या है, MGENRA, सी में है TNLIAIA, SYHIORT। तो देखो ये जैसे हम वर्ड देख रहे हैं तो यहाँ हमें बेसिकली हमें बहुत जल्दी अप्रोच ये लग रहा है कि हो सकता है ये हिस्ट्री है, क्योंकि HIORTY और कहीं ना मैं इसलिए ये वर्ड आपको बोल रहा हूँ, मैं इसलिए वर्ड आपको यहाँ पे ये बोल रहा हूँ SYHIORT, क्योंकि अब इसमें देखो आपका माइंड गेम क्या है। एक तो आपके यहाँ पे सिलेबस में है GK GS, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सब लेटर से D और A आप जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे, देखो एक तो HIO, हम लोग इस पर अगर एनालिसिस करें तो HIORT है, ठीक है, फिर आपका SY, तो हम इजीली यहाँ पे कह सकते हैं कि हिस्ट्री का यहाँ पे वर्ड बन रहा है HISTORY। फिर जैसे हम इस वर्ड को देखें ऑप्शन ए को, तो हम क्या देख रहे हैं, E है, G है, फिर आपका N है, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं SH, तो ये भी आपका इस सब्जेक्ट का में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, तो दैट मीन्स E N, देखो E भी हो गया, N भी हो गया, GLISH, सभी वर्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया इंग्लिश का, ये हो गया आपका लैंग्वेज पेपर, और हिस्ट्री तो आपका लैंग्वेज नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन बी, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, GEMR, फिर N है, तो जैसे हम GE और M देख रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक अप्रोच थोड़ा यहाँ पे हम ये लगाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका जर्मन लैंग्वेज है। तो दो लैंग्वेज हमें पता चल गया कि यहाँ पे आपका लैंग्वेज है। फिर हम सी में देख रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपका आई है, TNLI और फिर A और A है, तो क्योंकि हम यहाँ पे दो ऑप्शन देख लिए और डी ऑप्शन भी देख लिए, तो डी ऑप्शन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड निकल रहा है और वहीं पे दो ऑप्शन जो है आपका वो लैंग्वेज से रिलेटेड निकल रहा है, मतलब इंग्लिश आपका लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो क्या आ जा रहा है आपका, फिर आपका क्या आ जाएगा, आई, इसे हम लिख सकते हैं ITALIAN, दैट मीन्स इटालियन। तो देखो ABC यहाँ पे कॉमन आ गया, दैट मीन्स ये तीनों आपका लैंग्वेज है एक्सेप्ट हिस्ट्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, ऑड, तो ऑड क्या हो गया यहाँ पे, हिस्ट्री, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हिस्ट्री आपका यहाँ पे ऑड हो रहा है। क्योंकि बाकी तीन को जब हम लोगों ने जंबल किया तो पहला का क्या आ रहा था आपका, इंग्लिश निकल के आ रहा था, दूसरा का क्या है या जर्मन, तीसरा का क्या है आपका इटालियन, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में। और जब हम हिस्ट्री देख रहे थे तो हम ये आइडेंटिफाई ज़्यादा चांसेस हो रहा था कि हिस्ट्री ही आपका ऑड होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों लैंग्वेज आ गया था। और फिर जब सी में देखा तो ये लैंग्वेज से ही रिलेटेड निकला, दैट इज इटालियन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो पहले डायग्राम में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर लेना है, एक रफ डायग्राम बना लेना है, जिस डायरेक्शन में आपका फेस होगा उधर ही आपको अपना नॉर्थ डायरेक्शन मान लेना है, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, 8 किलोमीटर इस डायरेक्शन में वॉक किया, देयर फ्रॉम ही मूव्स 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या किया, मूव किया,
अब अगर हम इधर देखें तो ये आपका हो गया इस डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन के इधर से ये वॉक किया था 8 किलोमीटर। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ से अगर हम इस तरह में देखें तो नॉर्थ वेस्ट जब भी आएगा इस पार्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका इधर ईस्ट हो गया, इधर देखो इधर आपका ईस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट आएगा तो हमेशा इस पार्ट में आएगा, दैट मीन्स इधर वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कितना किया 5 किलोमीटर। फ्रॉम दैट प्लेस ही वॉक 6 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से साउथ डायरेक्शन है, तो अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो नॉर्थ आपका यहाँ पे होगा, साउथ आपका नीचे की ओर होगा, तो यहाँ से हम 6 किलोमीटर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 6 किलोमीटर। हिज लास्ट पॉइंट विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमें फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसका जो लास्ट डायरेक्शन है, जो मतलब डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, फ्रॉम दैट प्लेस ही वॉक 6 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, जो कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंडिंग पॉइंट है। हिज लास्ट पॉइंट विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमें फाइंड आउट करना है कि आपका इस पे कौन सा डायरेक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे आपका कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये साउथ की इधर फेस किया हुआ था, साउथ की इधर आ गया, तो ये जो रीजन है आया आपका यहाँ पे, हिज लास्ट पॉइंट विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है आपका ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस रीजन को बोलें तो साउथ ईस्ट कहेंगे, इस रीजन से पूछा जाएगा तो साउथ वेस्ट कहेंगे, और इस रीजन में पूछा जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट, और इसमें पूछा जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे इस रिलेटेड पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज साउथ ईस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बी सी डी एंड डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। 6 मेंबर्स है, ए बी सी डी ई एफ। देयर आर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस इन द फैमिली। वहाँ पे कौन कौन से पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस है, ग्रैंड चिल्ड्रंस है फैमिली में। ए इज़ द सन ऑफ सी एंड डी इज़ द डॉटर ऑफ ए, डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ। डी जो है डॉटर है एफ की, और एफ क्या है, एफ हु इज़ द मदर ऑफ ई, यानी एफ भी फीमेल है। एफ कौन है, जो मदर है ई की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स। ये हमें पेयर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट को अगर हम सर्किल में रखेंगे, कोई भी पर्सन को सर्किल में रखेंगे, तो दैट मीन्स उसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, फीमेल। किसी भी पर्सन को हम लोग अगर बॉक्स में रखना है तो दैट मीन्स मेल। अगर कोई भी दो पर्सन के बीच में आपका डबल हॉरिजॉन्टल साइन है तो दैट मीन्स वो दोनों आपस में क्या है, मैरिड कपल है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ यहाँ पे रख सकते हैं, बट मैं एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ जिससे कि आप सभी को समझ में आए। मैरिड कपल। अगर दो एलिमेंट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दैट मीन्स वो लोग आप दो एलिमेंट के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, तो दो वो लोग क्या है, आपस में सिबलिंग है। फिर दो पर्सन के बीच में एक वर्टिकल लाइन है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ जनरेशन, या कह सकते हैं जनरेशन गैप। मान लो कि यहाँ पे एक पेरेंट्स है, ठीक है, और ये दोनों का पेरेंट्स का एक चाइल्ड है, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, जनरेशन ही गैप होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, देयर आर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ द फैमिली। ए इज द सन ऑफ सी एंड डी। अभी हमें ये पता है ए इज द सन ऑफ सी, ठीक है, तो ए जो है क्या है, सी का सन है, लेकिन सी का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता है, ठीक। ई इज द डॉटर ऑफ ए। अब ए का भी हमें पता चल गया कि एक डॉटर है, वो कौन है, ई है। तो ई का हमें यहाँ पे पता चल गया सिंबल क्या है, फीमेल, तो इसको हम सर्किल में रखें, क्यों, क्योंकि ई इज द डॉटर ऑफ ए। देखो जब तक आपको यहाँ पे जेंडर ना पता चले तब तक आप इसको मेल या फीमेल में नहीं रखोगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ हु इज द मदर ऑफ ई।
अब देखो एफ जो है यहाँ पे अगर हम इस लाइन से देखें, एफ हु इज द मदर ऑफ ए, दैट मीन्स एफ फीमेल है। अब यहाँ पे क्या था, ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई इज द डॉटर ऑफ ए। अगर हम इस लाइन को प्रॉपर पढ़ें, दैट ई इज द डॉटर ऑफ ए, फिर इस लाइन को देखिए, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, और एफ कौन है, एफ हु इज द मदर ऑफ ई। तो दैट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए और एफ मैरिड कपल है, और एफ क्या है, फीमेल है। क्यों, क्योंकि एफ जो है मदर है ई की, और ए क्या हो गया, फादर। क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है ई जो है वो डॉटर है ए की बेटी है। फिर डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी जो है वो डॉटर है एफ का। ठीक, अब जब डी यहाँ पे जो डॉटर है एफ का, तो दैट मीन्स यहाँ से एक सिंबल और भी आएगा। या तो आप इस तरह से बना सकते हैं जनरेशन गैप का, इस तरह से, या एक और दे सकते हैं, या फिर आप दोनों का इस तरह से बना सकते हैं। एक लाइन दे दिए, दोनों को इसमें दे दिए, यहाँ पे भी जनरेशन गैप हो गया। इसमें क्या हो गया, ई और डी। ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी भी यहाँ पे डॉटर हो गई एफ की, या फिर आप सिंपल भी इस तरह से लाइन से दे सकते हैं, जैसे भी हो आपको कंफर्टेबल लगे इसमें। यहाँ तक हमारा कंफर्म हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है किसका सन है, सी का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। और बाकी क्या बोल रहा है, देयर आर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो बच गया कौन सा हमारा, बी। अब देखो यहाँ पे एक ये डाउट आ रहा है, पूरे क्वेश्चंस में हम सी और बी का जेंडर कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन इसमें मेल है कौन इसमें फीमेल है। ठीक, और ये इसका चाइल्ड कौन सा हो गया, अगर हम यहाँ पे ये देखें तो सी और बी का चाइल्ड कौन सा हो गया, ए। तो ए का जेंडर हमें पता था क्या है, मेल है, क्योंकि ए जो है आपका यहाँ पे क्या है, सन है, तो मेल हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स। तो ग्रैंड चिल्ड्रन कौन सा होगा, डी और ई पेयर होगा, करेक्ट। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से आपका डाटा सफिशिएंसी वाला रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन रवि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें फिर से वही है कि सिर्फ आपका स्टेटमेंट वन सफिशियंट है या टू सफिशियंट है, या दोनों के यूज़ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब दोनों सफिशियंट है, दैट मीन्स दोनों का हमें यूज़ करना होगा रवि का डायरेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए, या फिर सिर्फ वन से ही हो जाएगा, या सिर्फ टू से ही स्टेटमेंट से रवि का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, रवि इज़ वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। अभी सिर्फ स्टेटमेंट वन पे फोकस कर रहे हैं, रवि इज़ वॉकिंग इन, यहाँ पे मैंने लिख दिया वन, रवि इज़ वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब इस डायरेक्शन में वो 3 किलोमीटर कवर कर लिया। ही टर्न्स 90 डिग्री राइट। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री राइट, दैट मीन्स 90 डिग्री हम कह सकते हैं सीधा, तो सीधा राइट में आया, तो फेसिंग ईस्ट किया हुआ था, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट रहता तो इधर होता। एंड मूव्स 4 किलोमीटर हेड, उसके बाद क्या किया, 4 किलोमीटर चल दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिटरमाइंस रवि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो स्टेटमेंट वन से रवि का हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। यहाँ पे अगर पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लगाएं, दैट इज अगर हमें एक्स हो तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट अंडर 25, तो दैट मीन्स 5। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पता चल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट टू की। क्या बोल रहा है, रवि इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनिल, अनिल ही वॉकड सम किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें क्या बोल रहा है, वॉकड सम किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, मतलब अब इस डायरेक्शन में वो कितना चल रहा है ये हमें नहीं पता है। आफ्टर दैट ही टर्न्स 90 डिग्री एंड वॉकड 1 किलोमीटर। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रवि का जो है डायरेक्शंस यहाँ पे नहीं मेंशन है, यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि डायरेक्शन ऑफ रवि कहाँ पे है। तो दैट मीन्स टू आपका इनफ नहीं है, तो सिर्फ एक ही इनफ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ओनली वन इज सफिशियंट। ठीक है, अब बात करें इसका, देखो अगर वन में अगर हम देखें यहाँ पे कि इसका डायरेक्शन किधर था, तो डायरेक्शन इसका किधर था, अगर हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करें तो दैट मीन्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपका चलना स्टार्ट किया था इस डायरेक्शन की इधर, तो ये आपका ईस्ट वाला साउथ ईस्ट वाले रीजन में था, तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जा रहा था, साउथ ईस्ट पहले वाले में। और पहले वाला कहीं स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम यहाँ पे इजीली फाइंड कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ओनली वन इज सफिशिएंट। टू के बेसिस पे हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि रवि का डायरेक्शन और डिस्टेंस किधर है स्टार्टिंग पॉइंट से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड कन्फर्म आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जो वर्ड है आपका कन्फर्म दिया हुआ, इसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर हमें क्या करना है, हाउ मेनी लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर देयर बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ लेटर एंड द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट इन द न्यू वर्ड्स थस फॉर्म्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वर्ड लिखे कन्फर्म, CONFIRM, तो यहाँ पे वर्ड लिखे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी, तो सी को काट दिया। फिर आता है आपका एफ, एफ आ गया, CABCDEFGHI। ठीक है, JKLM, फिर एम, फिर एम के बाद एन, ओ, फिर PQR। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया आपके पास। अब हमें क्या पता करना है, आर देयर बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट एंड ये हो गया, राइट एंड ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा हो रहा है, 1 2 3 4 एम, एंड द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट 1 2, तो ये हो गया सेकेंड लेटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट इन द न्यू वर्ड थस फॉर्म्ड, कितने लेटर है यहाँ पे, तो एक ही लेटर है, दैट इज एन ही तो है बीच में। अगर यहाँ पे बोलता कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो KLMNO, इसके भी आपका ये बेसिस पे आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल से ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर बिटवीन द फोर्थ लेटर, मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग ऑर्डर है। अगर मान लो यहाँ पे ओ के जगह आर रहता, ठीक है, सपोज करो, तो एम और आर के बीच में अगर पूछता कितने लेटर है, तो KLMNOPQ, तो कितने, 1 2 3 4, एम के बाद एन, KLMNNOPQ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमसे पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन बना यहाँ एम और ओ, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एम और ओ के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितने लेटर से, तो एक ही लेटर से एन, और यहाँ पे भी आपका एक ही आ रहा है MNO, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आपका फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कशन किया था। ये हो गया आपका ऑप्शन A, B, C और D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो फिगर क्लासिफिकेशंस का रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने यहाँ पे क्वेश्चंस देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सभी डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस है। आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल है यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट रखा गया है, और आपका जो टारगेटेड एग्जाम है JKPSI, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे सभी जो मॉक टेस्ट होगा, अभी आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, और ये मॉक टेस्ट आपका 20 तक जाएगा। और यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है आपका मॉक टेस्ट 1। तो अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। और साथ ही साथ जो डेली क्लासेस चल रही है, जो आपका डेली फ्री में जो टॉपिक हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे, फ्री क्लासेस, जैसे आपका डेली क्लासेस ऑफ रीजनिंग JKPSI, जो यहाँ पे आपका क्लासेस चल रहा था, एनालॉजी कंप्लीट किया गया, वहाँ पे सैलोस कंप्लीट किया गया, कोडिंग डिकोडिंग्स के क्लासेस कंप्लीट हुए, नंबर सीरीज के क्लासेस कंप्लीट हुए। तो ये ऑलरेडी आपका चलेगा टू बी कंटिन्यू, ये भी क्लासेस हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका साथ ही साथ मॉक टेस्ट 1 भी, मॉक टेस्ट से रिलेटेड भी क्लासेस आपका ऑनगोइंग होगा। और ये आपका जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड था, ये आपका कौन सा था, ये आपका फर्स्ट क्लासेस था, ये आपका मॉक टेस्ट 1 है।
और टोटल हम लोग मॉक टेस्ट कितने करने वाले हैं 20। और साथ ही साथ जो मैंने बताया आपका कि यहाँ पे जो डेली क्लासेस है वो भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट आपका फिगर क्या होगा। तो पहला और दूसरा फिगर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू सिंबल ऐड हो रहा है। फिगर क्लासिफिकेशंस वाले क्लासेस में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। क्या हो रहा है यहाँ पे, एनालिसिस जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यू सिंबल ऐड हो रहा है। और कहाँ ऐड हो रहा है, जस्ट आगे, दैट मीन्स न्यू सिंबल एडेड अहेड, या आप कह सकते हैं प्रीवियस अहेड ऑफ प्रीवियस फिगर। मतलब जो पहला फिगर है, दो सिंबल है, पहला पहला जो सिंबल है यहाँ पे, उसी के आगे दूसरा सिंबल जो नया सिंबल है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सम का ऐड हुआ और तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, फिर आपका एक नया सिंबल ऐड हो गया, ये देखो। और डिलीट भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है तो प्रीवियस वाला कुछ डिलीट भी हो रहा है। यहाँ डिलीट भी नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, न्यू सिंबल ऐड हो रहा है। तो अब देखो यहाँ सर्किल ऐड हुआ, तो अब होगा सर्किल के नीचे एक ऐड होगा। तो हम यहाँ सर्किल के नीचे अगर हम देखें तो कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट होगा, यहाँ देखो पैटर्न क्या है, इक्वल टू प्लस और फिर आपका स्क्वायर का साइन है। ठीक है, तो इक्वल टू फिर आपका स्क्वायर आ जा रहा है, फिर प्लस आ रहा है, तो बी एलिमिनेट हो गया। सी में आ गया तो सी में देखो दोनों सेम ही फिगर आ गया, इक्वल टू प्लस स्क्वायर है लेकिन सेम ही फिगर आ गया, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। डी में आपका क्या, हमें क्या पैटर्न है यहाँ पे, इक्वल टू प्लस स्क्वायर फिर सर्किल, सर्किल के बाद कोई नया फिगर आएगा, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। बच गया फिगर ए। तो फिगर ए में देखें तो हमारा कंडीशन फॉलो हो रहा है, इक्वल टू प्लस स्क्वायर फिर क्या है सर्किल और फिर क्या है ट्राइंगल। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा था कि न्यू सिंबल आपका ऐड हो रहा था, जो आपका फिगर में सिंबल दिया हुआ है उसके जस्ट आगे एक न्यू सिंबल यहाँ पे ऐड हो रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बाय विच लेटर द पीपल हु लिव इन ज्वाइंट फैमिली बट आर नाइदर मैरिड नॉर टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या लगा, कौन सा लेटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है द पीपल हु लिव इन ज्वाइंट फैमिली, जो कि ज्वाइंट फैमिली में तो रह रहा है, बट कंडीशन क्या, नाइदर मैरिड, ना ही वो मैरिड हो ना ही टीचर्स हो, वो लेटर्स हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल टीचर्स। ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर्स। सर्किल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्वाइंट फैमिली, वो पर्सन जो कि ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। और बात करें यहाँ पे रेक्टेंगल या स्क्वायर बोल दो, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मैरिड पीपल को डिनोट कर रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो पर्सन फाइंड आउट करना है, मतलब वो पर्सन जो कि ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, जो कि ना यहाँ पे मैरिड हो ना कि यहाँ पे टीचर्स हो। तो दैट मीन्स सर्किल वाले को हम फोकस करेंगे। अब देखो एस इसलिए नहीं होगा क्योंकि एस क्या हो गया आपका, स्क्वायर में आ गया या रेक्टेंगल, दैट मीन्स मैरिड पीपल में आ गया, तो एस तो आपका नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे हैं कि सर्किल में क्या क्या आ रहा है, देखो टी एस क्यू आ रहा है, टी भी है एस भी है क्यू भी है, ये सर्किल के अंदर आ रहा है। लेकिन हम साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि एस जो है आपका इस रेक्टेंगल में आ रहा है, जो कि किसको फोकस कर रहा है यहाँ पे, मैरिड पीपल को। तो कंडीशन में हमें क्या बोला है कि मैरिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एस को रिमूव कर दिए, एस यहाँ पे नहीं आएगा। फिर क्यू को देख रहे हैं तो ये ट्राइंगल में है। अब ये भी बोल दिया कि टीचर भी नहीं रहना चाहिए, तो क्यू को भी रिमूव कर दिए, तो बच गया टी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टी। क्यों टी है, क्योंकि बोला जो पर्सन है वो आपका ज्वाइंट फैमिली में रहने चाहिए, लेकिन ना ही वो मैरिड होना चाहिए ना ही टीचर्स होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने टी लिया यहाँ पे। अगर सिर्फ यहाँ पे बोलता ज्वाइंट फैमिली में तो टी एस पी तीनों, मतलब टी एस क्यू तीनों हो जाता। ठीक है, बट कंडीशन लगा दिया जिसके कारण एस और क्यू रिमूव हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सी अर्थ एंड सन। तो अब ये देखो आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है, जहाँ पे आपका एक जो रिलेशन इसमें इस्टेब्लिश होता है अकॉर्डिंग टू फिगर आपको बताना होता है। अब देखो यहाँ जो एलिमेंट हमारा दिया हुआ है सी, अर्थ, फिर क्या है सन। तो अगर हम सी और अर्थ में देखें तो सी क्या है, अर्थ में है,
दैट मीन्स अगर हम ये देखें, और अर्थ जो है आपका ये तो सन से बाहर है ना, तो अर्थ और सी आपका एक एलिमेंट में आएगा, तो दैट मीन्स ऐसे होगा। और जो सन है ये आपका अलग सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये किस में हो गया, ये हमारा ये करेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी लिख दें तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए आप कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक द सीरीज गिवन बिलो लॉजिकली कंप्लीट? 43, 48, 41, 46, 39। तो चलो सबसे पहले ये नंबर अगर हम लिखें 43, 48, 41, 46, 39, 44, 37 क्वेश्चन मार्क। और आपको यहाँ पे क्या बताना है, लास्ट का 2 नंबर बताना है यहाँ पे, ठीक है। एक और भी गैप है, इसलिए यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो 43 और 48 में अगर हम देख रहे हैं तो सिंपली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 5 ऐड हुआ। 40 और 40, 48 और 41 में हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 7 माइनस हुआ। फिर 41 और 46 में कह रहे हैं 5 ऐड हुआ, तो दैट मीन्स हो सकता है यहाँ पैटर्न ये चले +5 -7। तो 46 में अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक, -7। तो -7 करेंगे तो 39, अब 39 में +5 करेंगे तो 44 आना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न चल रहा है +5 -7, तो अब क्या आएगा +5। तो 37 में +5 करेंगे तो क्या होगा 42। अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न +5 तो हो गया, अब क्या होगा -7, तो 42 -7 क्या होगा यहाँ पे 35। तो दैट मीन्स क्या आंसर हो जाएगा 42, 35। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? Now move to the next classes. Next question. In a class, there are 150 students and the number of boys is twice as much as the number of girls. Total numbers of students कितने? 150 है. One of the boys, Kunal, ranked 25th from the top and only 10 girls are ahead of Kunal. कुणाल का रैंक कितना 25 थे, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप से, टॉप से उसका रैंक है 25, ठीक है। एंड ओनली 10 गर्ल्स आर अहेड ऑफ कुणाल। तो देखो 25 फ्रॉम टॉप से है, तो दैट मीन्स अगर हम कुणाल का यहाँ पे बात करें कि वन ऑफ द बॉयज कुणाल का रैंक कितना 25 फ्रॉम टॉप, 25 फ्रॉम टॉप, टॉप से 25, तो कुणाल से आगे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 24 हैं, यहाँ तक क्लियर है। और फिर क्या है 10 गर्ल्स भी है, जिसमें कि 10 गर्ल्स हैं एंड ओनली 10 गर्ल्स आर अहेड कुणाल, 24 में 10 गर्ल्स है, तो यहाँ पे कितने बॉयज बच गए 14 बॉयज बच गए। टोटल बॉयज कितने, इन ए क्लास देयर आर 150 स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2। नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस एज मच एज नंबर ऑफ गर्ल्स, तो दैट मीन्स जो गर्ल्स बॉयज का अगर हम यहाँ पे रेशियो लिखे तो क्या कर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो ट्वाइस एज मच एज नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो जब रेशियो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टोटल बॉयज कितने हो गए, अगर 1 और 2 का यहाँ पे कंप्लीट निकालेंगे तो 3 इक्वल टू हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 150 अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 50 और हमें यहाँ पे 2 का वैल्यू चाहिए बॉयज़ का, क्योंकि बॉयज़ का 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 100। तो टोटल हमें पता चल गया टोटल बॉयज़ कितने हैं 100 है, और एहेड ऑफ कुणाल कितने हैं बॉयज़ टोटल 14। तो बिहाइंड कुणाल कितने होंगे, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर आफ्टर हिम, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दैट मीन्स 100 - 14। अब देखो -1 इसलिए करते हैं क्योंकि जो कुणाल है एक पर्सन 2 बार काउंट हो जाता है। जो ऑर्डर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, अगर एक पर्सन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट भी रैंक दिया हुआ है और राइट भी रैंक दिया हुआ है, ठीक है, और हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट करना होता है, तो ये दोनों को ऐड करके एक माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ जो पर्सन्स रहता है वो 2 बार काउंट हो रहा होता है।
तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी लगेगा कि टोटल हम लोगों ने पहले बॉयज़ में फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ वही फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर आफ्टर हिम। तो इसलिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे टोटल 150, इसमें से हम लोगों ने टोटल बॉयज़ फाइंड आउट कर लिया, और उसी के रैंक पे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कितने बॉयज़ जो होंगे, जो क्वेश्चंस में पूछा गया है कि हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर आफ्टर हिम। तो 100 माइनस 15, तो क्या हो गया 85। तो दैट मीन्स 85 बॉयज़। यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 बॉयज़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे लेकिन हम ऑप्शन में देखें तो आपका 90, 75, 80 और कांट बी डिटरमाइन है। तो चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि मे बी 80 तो नहीं है। इन ए क्लास देर आर 150 स्टूडेंट्स, ठीक है 150 स्टूडेंट्स था। नंबर ऑफ बॉयज़ इज ट्वाइस एज मच एज नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ इज ट्वाइस एज मच एज नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ बॉयज़ का क्या हो गया कि ट्वाइस एज गर्ल्स हो गया। तो जब बी और जी का हम रेशियो लिखेंगे तो 2:1 हो जाएगा, यहाँ पे वही यहाँ पे हो गया, करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द बॉयज़ कुणाल रैंक 25 फ्रॉम टॉप। तो अब टॉप से 25 है, दैट मीन्स कुणाल के आगे 24 होंगे, जिसमें कि 10 गर्ल्स है। तो बॉयज़ कितने हो गए टोटल 14। अब नंबर ऑफ बॉयज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ के रेशियो से, तो 100 आया। 100 में -14 -11 वन भी किया। वन क्यों किया, क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा था। तो 100 - 15 दैट इज़ 85। हाँ, तो यहाँ पे 85 ही होगा। मे बी ये मिसप्रिंट हो रहा होगा, आप लोग अपने से भी क्रॉस चेक करके दे सकता हो, क्योंकि मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 85 ही होगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज, अगर हम यहाँ पे सी पे 80 की जगह 85 कर दे तो करेक्ट आंसर आपका 85 है। ठीक है, 85। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपका साइलोक्स से रिलेटेड है। ऑल पीज आर कैरोट। तो साइलोक्स को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉसिबल वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ऑल पीज आर कैरोट, ऑल कैरोट्स आर ओनियन, सम ओनियन आर ब्रिंजल्स। कंक्लूजन क्या पूछा जा रहा है, सम पीज आर ब्रिंजल्स। अब देखो पीज और ब्रिंजल्स में डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। हम लोग जो ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर यहाँ पे देखिए ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ठीक है, सम सी इज डी। तो दैट मीन्स ए और डी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा। मे बी ये पॉसिबल है, मे बी अगर यहाँ पे ये पूछता सम पीज आर ब्रिंजल्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू हो सकता था। बट द थिंग इज दैट कि जब तक हम लोग यहाँ पे 100% डेफिनेट मतलब 100% ट्रू नहीं होता है, तब तक हम उसे ट्रू 100% डेफिनेट फॉलो नहीं होता है, तो वो कंक्लूजन ट्रू नहीं मानते, एक्सेप्ट आपका पॉसिबिलिटी के केसेस में। तो सम पीज आर ब्रिंजल्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, बट ये 100% श्योर नहीं है। फिर क्या, सम कैरेट्स आर ब्रिंजल्स, सम कैरेट्स आर ब्रिंजल्स, सेम लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होगा कि जो कैरेट्स है, ये कैरेट्स का सारा पार्ट क्या है इसमें, अनियंस में, लेकिन अनियन का कुछ पार्ट जो है ब्रिंजल्स में। लेकिन स्टेटमेंट में ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अनियन जो है इक्वल टू है कैरेट का। ये उस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो अनियन है ये ग्रेटर हो कैरेट से, क्योंकि कैरेट का कुछ पार्ट गया ऑनियन में। अगर इससे यहाँ पे ये पूछता कि सम अनियन इज कैरेट, तो ये ट्रू होता। ठीक है, तो सम कैरेट्स आर ब्रिंजल्स ये भी फॉल्स हो जाएगा। रीजन, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश बिटवीन कैरेट और ब्रिंजल्स, कि कैरेट और ब्रिंजल्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश नहीं है, और ये 100% ट्रू भी नहीं है। अगर आपका यही डायग्राम कुछ इस तरह से डायग्राम बनता, ब्रिंजल्स का, तो भी यहाँ पे अगर ये पूछ दिया होता, स्टेटमेंट में मेंशन होता कि सम कैरेट्स आर, यही सेम थिंग आपका स्टेटमेंट में भी मेंशन होता और कंक्लूजन में भी पूछ देता, तो क्या होता है, री स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स। तो ये भी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सीट ऑन चेयर इज कोड एज SKMICN, सीट ऑन चेयर SKMICN, द चेयर
ब्रोक, ये क्या कोड लिखा हुआ है, ZMFRMI। तो हमें किसका कोड फाइंड आउट करना है, चेयर कोडेड इन गिवन लैंग्वेज। तो देखो सिट ऑन चेयर का क्या कोड होगा, SKMICN। यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि सीट का कोड SK ही है या ऑन का कोड MI ही है या चेयर का कोड CN ही है। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है कॉमन से कि कौन सा देखेंगे इसमें जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे भी दोनों वर्ड में देखें तो चेयर यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो दैट मीन्स दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कोई एक कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पे भी MI कॉमन है, यहाँ पे भी MI कॉमन है, तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि चेयर का कोड क्या हो गया, MI। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज द वर्ड साउंड क्या कोड है, VLXKG। सेम बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है ट्रेन का कोड क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मैथ्स का अल्फाबेटिकल वैल्यू लिख ले तो क्या होता है 19, O का अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या होता है 15, U का अल्फाबेटिकल वैल्यू 21, N का अल्फाबेटिकल वैल्यू 14, D का 4, V का कितना होता है 22, L का कितना होता है 12, X का 22, यह कितना होता है TUVWXYZ, सॉरी इसका कितना होता है 24, ठीक है। K का 11, या फिर इससे भी आप याद रख सकते हैं जो मैंने सिखाया था यहाँ पे इस वर्ड से। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, E का 5, फिर क्या हो जा रहा है J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। अगर आपको कम्प्लीटली भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू याद नहीं करना है तो इस तरह से भी आप एक शॉर्ट व्यू में याद कर सकते हो। तो जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 7, और हमने क्या डिस्कशन किया था कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का कभी भी अपोजिट हमेशा क्या होगा 27 के अपोजिट होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे लें जी का अपोजिट क्या होता है टी, तो देखो जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू और टी का अल्फ़ाबेटिकल पोजिशन वैल्यू ऐड करोगे तो हमेशा 27 ही आएगा किसी का भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में। तो अब जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, इसमें कितना ऐड हो रहा है +3। अब इसमें कितना माइनस हो रहा है, क्योंकि बैकवर्ड काउंट हो रहा है तो -3, फिर इसमें देख रहे हैं +3, फिर -3, फिर +3। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है +3 -3। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी देखते हैं। टी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या हो जाता है 20, आर का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 18, ए का 1, आई का 9 और एन का 14। तो पहला क्या हो गया +3, फिर -3, +3, -3 और +3। तो 23, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, फिर 4, फिर 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6, 14 में 3 प्लस करेंगे तो दैट मीन्स 17। तो W23 15, O D का 4, 6 का F, Q का 17 होता है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया WOD FQ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रिंग इज कोडेड एज, क्या वर्ड है BRING को कोड क्या किया गया 7149182। फिर क्या किया गया, स्माइल को कोड लिखा गया 51291319। तो चलो जब हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देख रहे हैं बी का तो 2 होता है, आर का होता है 18, आई का होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7। तो हमने क्या देखा कि ब्रिंग का जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। जो पहले लास्ट था वो पहले फर्स्ट आ गया, जो सेकेंड लास्ट था वो सेकेंड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देख रहे हैं क्या ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, सेम यहाँ पे लॉजिक देख रहे हैं। तो एस का कितना है 19, एम का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 13, आई का 9, एल का 12, ई का 5। तो सबसे पहले 5 आया, ठीक है, फिर 12 आएगा, फिर आई आया, फिर एम आया, फिर 9 आया। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगा फॉरगिव का FORGIVE। तो एफ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 6, ओ का 15, आर का 18, जी का 7, आई का 9, वी का 22 और ई का 5। तो सबसे पहले क्या आएगा 5 आएगा, फिर 22 आएगा। तो जैसे हम 5 22 9 देख रहे हैं 5 22 9,
तो आपका क्या हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया। फिर हम देख रहे हैं 522 9 के बाद 7, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 522 9 7। लॉजिक हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा था। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन ए रो मिहिर इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 19th फ्रॉम द राइट, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दैट रो। देखो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया ना यहाँ पे 85 वाले कॉन्सेप्ट में, जिसमें आपका एरर आ गया था, आई थिंक टाइपिंग एरर था, कि टोटल नंबर ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पे भी सेम है, आपका ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, मिहिर का जो रो है 17th फ्रॉम लेफ्ट है, 19th फ्रॉम राइट है। अब कोई भी पर्सन का, अगर कोई भी यहाँ पे एक पर्सन है, एक ही पर्सन का दोनों एंड से, लेफ्ट एंड और राइट एंड, दोनों एंड से उसका रैंक गिवन है या पोजीशंस गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। तो दैट मीन्स क्या करेंगे, लेफ्ट एंड प्लस राइट एंड और -1। -1 क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो भी यहाँ पे एक पर्सन है उसका लेफ्ट एंड से भी रैंक काउंट हो रहा है, राइट एंड से भी काउंट हो रहा है, दोनों एंड से काउंट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 17th प्लस 19th कितना हो गया, 36 -1 दैट मीन्स 35। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 35 इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशंस कर लिए, दैट इज क्या था, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 40, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, तो आउट ऑफ 40 आपका स्कोर क्या रहा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे, और जो आपका क्लासेस चलता है डेली क्लासेस ऑफ रीजनिंग, जो कि यहाँ पे टॉपिक वाइज चल रहा है, और तो ये आपका कंटिन्यू होगा, और साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट भी कंटिन्यू चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।